हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण भूगोल यानी कि जीएस घटना चक्र की जो हमारी बुक है आर ओ एग्ज़ाम की, यानी कि समीक्षा अधिकारी वाले एग्ज़ाम की जो बुक है घटना चक्र वाली जीएस की, उसको हम कवर करने वाले हैं। एक ही क्लास में एक ही शॉट में कवर करेंगे इसको, जिसमें हम संपूर्ण इंडियन भूगोल को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो उसके हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि रिवीजन टाइम है और सुपर फास्ट रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सामान्य परिचय शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जीएस घटना चक्र की बुक है जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन एक बार में हो जाएगा। ओके, आइए तो देखिए, सबसे पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्या कह रहा है नंबर पॉइंट, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं और जहां से क्वेश्चन बने हैं आपको पता चलता चला जाएगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन आर एग्जाम में बनते हैं। तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जैसे कि सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7th है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा है, यानी कि चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि में आते हैं। आगे कह रहा है कि भारत विश्व में 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए, कितना 2.4%, 23.5 यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य से बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। याद रखिएगा ये पॉइंट। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य पूछ लेता है, कितने हैं? कुल 8 हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक शॉर्ट में जो एक्चुअल यूज करते हैं एस्पिरेंट्स वो है मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़। उससे आप इसको याद कर सकते हैं या फिर अपनी कोई एक ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, कौन सी? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, या हम इसको बोलते हैं भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। आपसे क्या पूछ लेगा? पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर, ऐसे पूछ सकता है, लेकिन आपको याद रखना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट कह रहा है यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दोनों को याद रखना, प्रयागराज के पास नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? देशांतर रेखा। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्याह्न समय यानी कि जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोनों को याद रखना है। यदि आपसे आगे का टाइम पूछे तो इसमें जोड़ देना, पीछे का टाइम पूछे तो घटा देना। तो याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है, किससे? ग्लोबल मेरिडियन टाइम से। ओके, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करें तो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। जैसे अगर हम इसकी बात करें भारत की, तो यहाँ पर कौन है? इंदिरा पॉइंट है। निकोबार तथा ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप, ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। एवं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी है। हम अगर लैंड की बात करें तो यहाँ पर कन्याकुमारी है। अगर हम टोटली बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा दक्षिणतम बिंदु है? बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में यहाँ पर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। कभी कभी हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट है या फिर कन्याकुमारी है। ओके, उसके बाद सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, उत्तर की बात करें ऊपर की तरफ तो कौन है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल। ध्यान रखिएगा इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट नीचे है, इंदिरा कोल ऊपर लद्दाख में है। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती है, कहां पर? गुजरात में। इधर की बात करें, हम इधर की बात करें तो गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वी की बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। तो चारों को याद रखिएगा। कौन सा? किबिथु पूर्व में है, गुहार मोती पश्चिम में है, इंदिरा कोल उत्तर में है और इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। सेकंड कह रहा है कि पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? कौन सा? पाक जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से संबंधित हैं। देखो इसमें आपकी सारी भूगोल समा जाती है एक ही बार में, याद रखिएगा। इसमें आपके पहाड़, पर्वत, नदियां, पॉइंट बिंदु, पठार, मैदान सब कुछ आ जाएंगे। जैसे कि अभी कौन सा आ गया? काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर जो श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय में स्थित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला और लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं? जैसे कि विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया। मतलब जो अवशिष्ट बहुत पुराने पर्वत हैं और जो घिसते रहते हैं उनको हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत।
ठीक है। आगे देखिए, सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्यों में है। तो MP + M इसका मतलब है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ओके, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी बताओगे आप मुझे कहां पर पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, उसको याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। और डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, डोडा बेटा, ठीक है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आकर मिलाती है, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट इधर से आए और इधर से पूर्वी घाट है, इधर से पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, यहाँ पर एक रेंज पड़ती है, इसको बोलते हैं हम कौन सी रेंज, कौन सी रेंज पड़ी थी, कौन सी रेंज है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है, दोदा बेटा, 2637 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। आगे चलिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, तो याद रखिएगा सह्याद्री पूछ लेगा किसे कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 बोलते हैं शॉर्ट में, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कभी कभी श्रेणी पूछ लेगा कौन से रेंज में, तो काराकोरम रेंज में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है। कितनी, 8611 मीटर, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। कौन सी, कंचनजंगा। तो पहली याद रखिएगा सर्वोच्च शिखर कौन सा, माउंट गॉडविन या K2, और दूसरी है कंचनजंगा। नेक्स्ट नंदा देवी, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। आपसे पूछेगा कि कौन से हिमालय का भाग है, तो गढ़वाल हिमालय के भाग है। कभी कभी आपसे नंदा देवी जो आपका पर्वत श्रेणी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी पूछ लेगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रखिएगा, एक बार देख लेना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के में, ठीक है। आगे चलिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे पूछता है तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम चोराबाड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग जिला है, उसमें केदारनाथ मंदिर आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा, उसके नॉर्थ में अवस्थित है, नॉर्थ में स्थित है कौन सा, चोराबाड़ी ग्लेशियर। मिलाम हिमनद की बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कौन सा एरिया है, कुमाऊं क्षेत्र, कौन सा, मिलाम हिमनद का जो एरिया है वो उत्तराखंड का कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है, ठीक है। और इस हिमनद से जो नदी निकलती है वो कौन सी है, इस हिमनद से जो नदी निकलती है वो शारदा नदी है, जिसको हम काली गंगा का उद्गम भी कहते हैं, काली गंगा भी बोलते हैं। इसी हिमनद से निकलती है शारदा रिवर, ओके। उसके बाद आगे कह रहा है भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे और संबंधित राज्य। देखो कॉन्सेंट्रेट करना, इधर देखिए, भारत के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं, जैसे कि पहाड़ी दर्रा और राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा बनिहाल दर्रा ही केवल एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, बाकी सब लद्दाख में पहुंच जाते हैं। उसके बाद नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बोमला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, माना उत्तराखंड में है, उसके बाद जैलापला आपका सिक्किम में है, मुलिंग उत्तराखंड में है, भोरघाट महाराष्ट्र में है, उसके बाद आपका जोजिला लद्दाख में है और डाफला आपका अरुणाचल प्रदेश में। एक बार फिर मेरे साथ देखिए, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, उसके बाद नीति उत्तराखंड में, उसके बाद मानावी उत्तराखंड में, नीति लिपू माना, एक लिपू भी है उसको भी याद रखिएगा, वो भी उत्तराखंड में है। उसके बाद सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, बारालाचला भी आपका हिमाचल प्रदेश में, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आप बोमला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जैलापला आपका सिक्किम में है, मुरलिंग आपका उत्तराखंड में है, कौन सा, मुरलिंग। उसके बाद भोरघाट महाराष्ट्र, जोजिला लद्दाख और डाफला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डाफला कई बार पूछा एग्जाम में। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, देखिए भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व में, बताइए जैव मंडल कितने, तो कितने, 10 हैं, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, जैव मंडल कितने हैं, 10 हैं। शांत घाटी अवस्थित है, बताइए साइलेंट वैली कहां पर है, तो केरल में है। उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र, अब शांत घाटी से कौन सी नदी बहती है, बताइए, कुंती पूजा बहती है क्या, आप मुझे बताओगे कि पेरियार नदी साइलेंट वैली से बहती है या फिर कुंती पूजा रिवर बहती है, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र कौन कहाँ पर है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस पे यहाँ का जो क्षेत्र है उसको दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, इसको बोलते हैं दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। जहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में है, कुछ उड़ीसा में है, ओके। उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू एवं कश्मीर में, अविभाजित हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी मिलती है, दोनों में ऊपर से नीचे को, तो पीर पंजाल मिलती है, कौन सी, पीर पंजाल। और कौन सी हिमालय में है बताइए आप मुझे, लघु हिमालय में या फिर
शिवालिक में है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। याद रखिएगा दोनों को, नीचे से बात करते हैं तो ऊपर से बात करते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो लघु हिमालय किस किस के बीच में है? शिवालिक नीचे वाली सबसे नीचे, और आपका जो ऊपर वाला है ग्रेट हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय पड़ता है, ठीक है। और लघु हिमालय में आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। घाटियों को भी याद रखना, ये धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं द्वीप समूह। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है बताइए? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप, आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। उसके बाद यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? तो ये करता है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, और यहीं पर है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से आपके रॉकेट लॉन्च होते हैं, उपग्रह लॉन्च होते हैं, ठीक है। उसके बाद बैरन द्वीप, आपने बैरन द्वीप सुना होगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये बैरन द्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है। हाल ही में लक्षद्वीप की बात की जा रही है, तो लक्षद्वीप हम आगे देखेंगे। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल द्वीप पूछ सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बच्चों कितनी संख्या है? तो 572 द्वीप है। कितने? 572 आइलैंड हैं, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद रामेश्वरम द्वीप जो है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। तो रामेश्वरम को याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। सिलसैट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कौन से द्वीप पर है बच्चों? सिलसैट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। अब बात करते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। आपको ये पूरी संख्या याद होनी चाहिए। 32,27,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? देखो, आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान देखा तो कितना था? 7th था, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा था। अब देख लेते हैं कि भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। ध्यान रखिएगा तीनों को, कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आप मुझे बताओगे कि यूपी कौन से स्थान पर आता है? तो आपने ये देख लिया, यूपी मुझे बताइए आप 7वें स्थान पर आता है या 5वें स्थान पर आता है। 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं बार बार। क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूं कि आप इनको आप जब आप क्लास कर रहे हो तो बच्चों नोट करते हुए चले डायरी में कि क्वेश्चन क्या क्या छोड़े गए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितनी राज्यों ने यूपी की सीमाओं को टच किया है बताइए मुझे, या फिर केंद्र शासित प्रदेश होने? तो जो इस प्रकार हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश आ गया, पंजाब नहीं है भैया, पंजाब को मत लगा देना हिमाचल और हरियाणा सोच के, क्योंकि आपको जो कंफ्यूजन करेगा वो पंजाब में करेगा, और पंजाब की सीमा यूपी से नहीं लगती, हिमाचल प्रदेश की लगती है ऊपर, फिर नीचे को हरियाणा की लगती है, फिर इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, और केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो टोटल मिलाकर 7 राज्य और एक आपका यूटी है, तो इनको मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। एक बार फिर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली, ठीक है। पंजाब मत लगा देना, फिर कह रहा हूं पंजाब मत लगा देना। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं? तो 7 सिस्टर बोली जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश, आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं ना, ये वाले इनको बोलते हैं हम 7 सिस्टर। तो कौन कौन से हैं आपको याद होगा? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। उसके बाद भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा, भूभाग की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा यूटी कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। यहीं पर हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया और पर्यटन, यानी कि किसको बोलते हैं हम, पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की, वहां पर जाने की अपील की। तो अभी मालदीव और भारत के बीच में जो खटास चल रही है, जो आपका क्लैश चल रहा है, वो इसी कारण से चल रहा है, ठीक है। इसका वर्ग किलोमीटर कितना है? कुल एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगर हम वर्ग की बात करें, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में अविभाजित है।
पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। कौन से? जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। तो पुडुचेरी में 4 अलग अलग जिले हैं। 4 अलग अलग जिले कौन कौन से हैं? जैसे कि 2 तो कौन कौन से हो गए, एक तो कराईकल होगा, एक पुडुचेरी होगा जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और यमन है आपका आंध्र प्रदेश में, और आपका माहे है आपका केरल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा जो बड़ा है यूपी में, वो है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे कम जो सीमा रेखा करता है वो हिमाचल प्रदेश करता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है, याद रखिएगा। ये भी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र यानी कि सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश हैं, कर्नाटक हैं, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ हैं। 4 राज्य हैं इधर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कौन सा नहीं है? एमपी नहीं है, एमपी नहीं है तेलंगाना को। उसके बाद जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, याद रखिएगा। 2011 की बात करें तो भील जो जनजाति समूह है वो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गारो मेघालय की जाति है, ध्यान रखिएगा। गारो कहाँ पर मिलती है? मेघालय में मिलती है गारो जनजाति। टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। उसके बाद सहरिया जो जनजाति है वो लोग राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान के निवासी हैं सहरिया। उसके बाद सोमपेन जो जनजाति है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा, सोमपेन। उसके बाद भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बंगाली का क्रम है, याद रखिएगा। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। कौन सी? जारवा है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है, जनजाति की बात करें तो वो जारवा है। अपवाह तंत्र। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है बच्चों? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी में भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। जो आपका टिहरी है, टिहरी डैम आपने सुना होगा, वहां पर भागीरथी और अलकनंदा का जो जहां कर मिलती हैं उसको ही हम कहते हैं गंगा। टिहरी कहां पर है? उत्तराखंड में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर हम गंगा की बात करें तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा कहते हैं, और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ठीक है। फिर संयुक्त रूप से इसको कहते हैं हम मेघना। इसमें आकर कौन सी मिल जाती है? मेघना मिल जाती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। तो पद्मा कहां पर बोला जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। आपको एक चीज और देखनी है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां हैं। एग्जाम में पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश में जैसे घाघरा, गंडक, कोसी तो दे दी, घाघरा दे दी थी, उन्होंने सोन दे दी थी, और शारदा दे दी थी, गंगा दे दी थी, और एक गंडक भी दी थी। तो उससे पूछा था कि कौन सी उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है। तो गंडक उसमें जो नदी थी वो यूपी की नदी नहीं थी, वो बिहार के और यूपी के बॉर्डर पे चलती है, तो बिहार मोस्टली उसको बिहार में बोलते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो फर्रुखाबाद। गंगा नदी के किनारे जो स्थित है वो फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। तो इनका क्रम भी याद रखना है, नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट। जैसे कि फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। केन, बेतवा और चंबल जो है ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। आपने सुना होगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो किसकी सहायक नदी है? CSB के, ये है आपकी यमुना की सहायक नदी। आपसे पूछा कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत
तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र का भी वहीं है, सतलज का भी वहीं है और सिंधु का भी वहीं है तिब्बत में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग और कोपिली कौन किसकी सहायक नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र की बात करें तो तिब्बत में कहते हैं इसको यारलुंग सेंगपो। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है दिहांग, और असम में जब ये आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। तो तीनों को चारों पॉइंट याद रखने हैं। यारलुंग सेंगपो बोलते हैं तिब्बत में, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में, और जमुना बोलते हैं आपका बांग्लादेश में। उसके बाद सतलज नदी हिमालय श्रेणी की श्रेणियों को काटती हुई प्रभावित होती है। सतलज रिवर की बात ध्यान रख लेना, जो आपकी सतलज नदी है वो हिमालय श्रेणी की श्रेणियों को काटती हुई प्रभावित होती है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो कौन सा है बताइए? तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पर एवं मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, क्या है? राक्षस ताल से। राक्षस ताल इसका क्या है? उद्गम स्थल है किसका? सतलज नदी का, ठीक है, राक्षस ताल। उसके बाद भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है। पश्चिम यानी कि इधर की तरफ, तो पश्चिम की तरफ है नर्मदा है, ताप्ती है। आदि डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वारंद मुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, याद रखिएगा। तापी, जिसको हम ताप्ती भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है आपके अमरकंटक पठार से, और ताप्ती नदी निकलती है आपकी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल के निकट। उसके बाद नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से, और लगभग पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रभावित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, भ्रंश से होकर बहती है। भ्रंश यानी कि बहुत नीची खाइयों से होकर बहती है नर्मदा रिवर। किस किस के बीच में? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। तो दोनों पर्वत श्रेणी को याद रखिएगा। उसके बाद गोदावरी को वृद्धगंगा, गोदावरी को क्या बोलते हैं हम? वृद्धगंगा अथवा दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा बोलते हैं किसको? गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक बोला जाता है, का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर भी बहती है। यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी? दामोदर रिवर, ठीक है, कौन सी? दामोदर रिवर। अब मुझे आप बताइए कोपिली जो परियोजना है, कोपिली परियोजना कौन सी नदी पर है? भारत में चंबल और सोन नदियां पूर्वारोपित, भारत में चंबल है एक नदी, एक सोन नदी, पूर्वारोपित या फिर अध्यारोपित नदियों की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पूर्वारोपित और अध्यारोपित नदियों की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन कौन सी है? चंबल और सोन नदी। चित्रकूट जलप्रपात कई बार पूछा है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का न्यागरा भी बोलते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को, भारत का न्यागरा। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात की बात कर लेते हैं, तो नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद फुलहर झील से गोमती नदी उत्पन्न हुई है। गोमती नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? फुलहर झील, गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मादो टांडा के पास स्थित है। तो गोमती रिवर को याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि यूपी की नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो फुलहर झील से क्या क्या होता है? गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। पीलीभीत यूपी में ही स्थित है। उसके बाद चंदूबी झील असम में एवं हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। तो चंदूबर झील याद रखिएगा। चंदूबी झील कहाँ पर है? असम में, और हमीरसर कहाँ पर है? गुजरात में। एक बार फिर देखिए, चंदूबी असम, हमीरसर गुजरात, चंदूबी असम और हमीरसर गुजरात में, ठीक है। उसके बाद डुंडू जलप्रपात, डुंडरू जलप्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर है, जो झारखंड में स्थित है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात, सॉरी हुंडरू जलप्रपात आपका कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, सुवर्ण रेखा नदी भी बोलते हैं, जो झारखंड में स्थित है। उसके बाद भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। उसके बाद केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी के किनारे। एक हमने ग्लेशियर पढ़ा था, कौन सा? चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ के उत्तर में, ठीक है। जलवायु देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछ लेता है तो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की ओर होती है। याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। शीतकाल में इसकी दिशा बदल जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है भारत। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहारें हैं। आम्र वर्षा याद रखिएगा, जिसमें आम्र वर्षा बोलते हैं। कर्नाटक में और केरल में, जब हम कर्नाटक केरल की बात करते हैं तो मानसून से पूर्व कुछ वर्षा की फुहारें आती हैं, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती हैं, इसलिए बोल दिया इनको आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मासिनराम। मासिनराम मेघालय भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। याद रखिएगा, मासिनराम भारत में ही नहीं जबकि विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है, मासिनराम मेघालय में। भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? केरल से होता है।
5 जून के आसपास। उसके बाद भारत में लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में आपने देखते होंगे, जनवरी में अगर होती है तो ये कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है वही होती है शीत ऋतु में जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब आ जाइए प्राकृतिक आपदाएं। भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से चौथे जोन में रखा गया है। कौन से जोन में? 4 जोनों में बांटा गया है इसको। अगर हम भूकंप की बात करें तो देखिए आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा जिला कौन से भूकंप जोन में आता है, भूकंप एरिया में आता है भारत का, तो ऊपर देख लेना, ऊपर एक बार राज्यों को देख लेना। सॉरी, देखिए सेकंड की बात करें यानी कि सिस्मिक जोन सेकंड अल्प तीव्रता वाला, अल्प तीव्रता की है यानी कि 6 से कम, लो डैमेज होगा यहाँ पर, 6 से कम इसकी इंटेंसिटी होगी। उसके बाद तीसरा जो होता है मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र, ये 7 के उस पर आता है और यहाँ पर डैमेज टू बिल्डिंग्स यानी कि कुछ हानियाँ जरूर होंगी। उसके बाद आता है आपका चौथा गहन तीव्रता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है यानी कि खतरनाक होता है, 8 का इसमें आंकड़ा होता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंगें इसमें गिर जाती हैं। उसके बाद तुम्हारा 5 में जो एरिया में आता है अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र होता है, 9 होता है इसका और इससे भी अधिक होता है इसकी इंटेंसिटी। वेरी हाई डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा भारत जोन में नहीं आता, तो भारत एक जोन में नहीं आता यानी कि 1 नंबर के जोन में नहीं आता, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 4 जोन में भारत आता है। नेक्स्ट कह रहा है मिट्टी देख लेते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रैगुर या फिर कपास या ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी को याद रखिएगा। भारत में इस मिट्टी का विस्तार दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मिट्टी से, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो याद रखिएगा जो आपकी काली मिट्टी मिलेगी वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में मिलेगी। 5 स्टेटों को याद रखिएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी तीव्र जलधारण क्षमता की क्षमता पाई जाती है, यानी कि बहुत इसमें जलधारण क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और जब इसकी जब इसमें जल सूखता है तो इसके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कस जाते हैं, तो इसमें अपना भी दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ने की वजह से इसमें ऐसा लगता है जैसे कि इसकी जुताई हो गई हो, तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कच्छारी मिट्टी या फिर हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो आपको सॉइल मिलेगी वो मिलेगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नवीनतम रिपोर्ट जब निकाली गई तो उसमें देखा गया कि 35.5% भाग पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ओके। दलहनी फसलों की बात करें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो आप जब भी अपने फसल करें, कृषि करें, तो दलहनी फसलें बीच बीच में जरूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी में उर्वर क्षमता कम हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो दलहनी फसलें क्या करती हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती हैं और मिट्टी में इसको मिला देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कि अल्फाल्फा याद रखिएगा, उसके बाद ड्राई बीन्स, उसके बाद गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द। याद रखिएगा जितनी भी आपकी फसलें होंगी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगी वो वही होंगी फलीदार फसलें। लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है, आपने लाल मिट्टी सुनी होगी, तो इसका लाल रंग किस लिए होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जल योजित अवस्था में यह पीली दिखाई देती है, और जब इसमें जल वगैरह भर जाता है तो ये कैसी दिखाई देती है? ये पीली दिखाई देती है, ठीक है। कैसी? पीली दिखाई देती है। तेजाबी यानी कि एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें चूना डाला जाता है। क्या डाला जाता है? चूना डाला जाता है। क्या? चूना डाला जाता है। मिट्टी की क्षारीय क्षमता को बदलने के लिए उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम डाला जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, अगर मिट्टी एसिडिक है और उसे नॉर्मल करना है तो उसमें चूना डालेंगे, अगर मिट्टी बेसिस है, क्षारीय है और उसे नॉर्मल करना है तो उसमें जिप्सम डालेंगे, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे। जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट। चंबल घाटी क्षेत्र में खड्डों का निर्माण अवनलिका अपर्दन यानी कि गुली इरोजन के कारण हुआ है। चंबल घाटी में आपने देखे होंगे कि खाड़ खड्डे हैं, भ्रंश है, घाटियां हैं, तो ये किस कारण है? इनका निर्माण हुआ है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन होता है एक नदियों के ये कुछ कार्य हैं जहाँ से नदियाँ होकर बहती हैं और वहाँ से मतलब अपर्दन करती हुई चली जाती हैं, तो वहाँ पर गड्ढे वड्ढे बन जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। केंचुए मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। केंचुए को याद रखिएगा,
उसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है मेरे साथ। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कौन सा? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका करनाल हरियाणा में। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में। बलुई दोमट में मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। कहाँ पर? बलुई दोमट में मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। एजोला एवं नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक वनस्पति देख लीजिए मेरे साथ फटाफट। प्राकृतिक वनस्पति क्या देखना है? प्राकृतिक वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन। कैसे कैसे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में जो मिलता है कौन सा मिलता है बताइए? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती नहीं, शुष्क पर्णपाती जिनको हम पतझड़ वन बोलते हैं, वो भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो होते हैं उनका दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है ये सागौन, साल हो गया, ये इसी में आते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और पतझड़ी वनों में। जैसे कि सागौन हो गया, साल हो गया, शुष्क और आर्द्र दोनों में आते हैं। उसके बाद ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा, एग्जाम में पूछ लिया था, ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ढाक या जिसे हम पलास के पेड़ बोलते हैं उसी को बोलते हैं ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, जंगल की आग। भारत में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे में पाया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे पाया जाता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव हैं, उसके बाद गुजरात में आते हैं। ठीक है, भारत में सुंदरवन जो मैंग्रोव हैं, भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है सिंचाई। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आरओ के एग्जाम में। घटना चक्र है, आरओ वाली सेपरेट घटना चक्र है ये। ठीक है, सिंचाई की बात करते हैं कि देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ध्यान रखना, नलकूपों का जो हम नलकूपों से जो सिंचाई करते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो होती है नलकूपों से। ठीक है, स्टैटिकल ईयर्स इंडिया 2018 के अनुसार वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप ही हैं। यानी कि सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो नलकूपों से होती है भारत में। कुल सिंचाई में लगभग 46.2% का योगदान देते हैं। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली भूमि की बात करें तो 62.82 में आती है, 62.82% है। नहरों द्वारा बात करें सिंचित भूमि तो 23.66 तथा टैक्स या तालाबों द्वारा की बात करें, टैंक्स के द्वारा जो तालाबों से होती है वो है 2.52 और शेष 11 में अन्य साधन सम्मिलित हैं। तो पहले हम नलकूप आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आपके कुएं, फिर आ जाते हैं आपकी नहरें। ठीक है, भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि लघु सिंचाई परियोजना, कौन सी? लघु सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लघु सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। भारत की सिंचाई का लगभग 62% इसी में आता है, 62% इसी में आता है। उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना, इसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। उसके बाद वृहद सिंचाई परियोजना, 3 में बांटा था ना, लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजना, इसमें 10,000 से अधिक हेक्टेयर वाले क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। ठीक है, उसके बाद विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंग नहर है, गंग नहर। और यह नहर है कहां पर बताइए मुझे? यह नहर सतलज, जिसे हम सतलुज बोलते हैं, नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। सतलुज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जो नहर है वो शारदा नहर है, नदी नहीं, शारदा नहर। ये नहर की बात करा तो शारदा नहर है। इसका उद्गम की बात करें तो बनबासा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर स्थित है। कहां पर? बनबासा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर यह स्थित है। इस नहर तंत्र की कुल लंबाई, जल शाखाओं की लंबाई, राजबाहों एवं अल्पपिकाओं की लंबाई सहित 99,99613 किलोमीटर, यानी कि 9,961.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो कहां पर है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों पर संयुक्त उपक्रम है। कौन सा? भाखड़ा और नांगल। आपने भाखड़ा हिमाचल प्रदेश और नांगल पंजाब में सुना होगा, याद रखिएगा इसको। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में संयुक्त उपक्रम है। हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहां पर? महानदी। मैंने आपको सारे जितने प्रोजेक्ट हैं वो नदियों पर हैं, मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, आप डालकर देखना, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है,
उसके बाद चंबल नदी पर, कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उसके बाद चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बांध आते हैं, कौन कौन से? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में चंबल रिवर पर, राणा प्रताप बांध, सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध, ये दोनों राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, गांधी जी मध्य प्रदेश में, उसके बाद राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है चंबल नदी पर, ठीक है। उसके बाद दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपका तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना कहां पर है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टिहरी बांध, इसकी बात करें तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सा? टिहरी बांध। अति विवादित कौन सा प्रोजेक्ट? बबली प्रोजेक्ट। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको याद रखना। बबली प्रोजेक्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है? बेतवा नदी पर अवस्थित है। कहां पर? बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मी बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध कहां पर है? बेतवा नदी पर है। यह भी परीक्षा कहां पर? परीक्षा बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा पर दोनों को याद रखिएगा, रानी लक्ष्मी और परीक्षा, ठीक है। चलिए भारतीय कृषि की बात कर लेते हैं हम। कौन सा? इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है ये? भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। कितनी फसलें होती हैं? 3 फसलें होती हैं। रबी, उसके बाद इसमें रबी जिसकी बुआई तो अक्टूबर से नवंबर होती है और कटाई होती है मार्च से अप्रैल। कभी कभी आपसे टाइम पीरियड पूछ लेता है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर दी जाती है। जैसे कि गेहूं की फसल की हम बुआई कर देते हैं, उसके बाद कटाई जाकर कहाँ पर करते हैं? इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च और अप्रैल में। प्रमुख फसलें की बात कर लें तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है, ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। उसके बाद आती हैं खरीफ की फसलें। इनकी बुआई तो होती है जून जुलाई में और कटाई हो जाती है अक्टूबर और नवंबर में। तो ये कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे कि आपकी धान होगी, यानी कि आपकी जिसको हम मूंजी बोलते हैं। उसके बाद ज्वार हो गया, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है। ये सारी की सारी जितनी भी फसलें हैं ये प्रमुख फसलें हैं किसकी? खरीफ की फसलों की। उसके बाद जायद फसल भी आ जाती है इसी बीच में, दोनों के जो बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसमें मार्च जून इसका टाइम पीरियड है। इसमें ग्रीष्मकालीन फसल भी बोलते हैं इनको। इसमें कौन कौन सी? इसमें वही फसलें आती हैं जैसे कि आप सैलड वगैरह खाते हैं, खरबूजा तरबूजा, जैसे कि तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां इसी में आती हैं। मैक्रोनी याद रखना, मैक्रोनी फसल असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मैक्रोनी गेहूं की एक प्रजाति है, याद रखिएगा, प्रजाति भी कई बार पूछता है। रस्ट क्या है? एक रोग है जो गेहूं की फसल में लगता है। कल्याण सोना भी गेहूं की एक उन्नत किस्म है, याद रखिएगा। और उसके बाद टिटरीकेल गेहूं और राई के मध्य संकर प्रतिफल है, ठीक है। टिटरीकेल, कल्याण सोना और इससे पहले हमने क्या पूछा था? मैक्रोनी। तो तीनों को याद रखिएगा। टिटरीकेल को मत भूलना, गेहूं और राई से मिलकर बना है टिटरीकेल, संकर बीज जो बोलते हैं जिनको हम। उसके बाद चावल की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। खाद्यान्नों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर गेहूं है। तो पहले स्थान पर चावल है और दूसरे स्थान पर गेहूं है। चावल की किस्में उगाने का समय की बात कर लेते हैं, जैसे कि अमन, ये चावल की किस्म है अमन। जून जुलाई बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है। अमन, ओस और बोरो, तीनों को याद रखिएगा। अमन, ओस और बोरो किसकी फसलें हैं? तो ये चावल की किस्म है, चावल की किस्में हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और चावल की प्रमुख अन्य किस्में देख लीजिए लगे हाथ, जैसे कि जमुना चावल की है, करुणा भी चावल की है, जया भी चावल की है, कांची हो गया, जगन्नाथ हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, हंसा हो गया, विजया है, पद्मा है, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। फिर रिवाइज करना है, याद करना है, मुझे नहीं पता कैसे भी करना, लेकिन याद करना है। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना और अमन और ब्यूरो, अमन, ओस और बोरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं नील हरित शैवाल, जो है इसके नाम देख लीजिए, जैसे कि एजोस्पिरिलम, उसके बाद फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि जितने भी हैं चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। कौन कौन से? जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया, फास्फोबैक्टीरिया हो गया, एजोला हो गया, ये चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। आपको एजोला आपको ऑप्शन में दे देगा, तो याद रखिएगा एजोला को मत भूलना, कई बार पूछा गया है। वैश्विक स्तर पर मक्का जो है वो अनाज की रानी कहा जाता है, किसको? मक्का को। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है मक्का? यूएसए में होती है। कहाँ पर? अमेरिका में। उसके बाद मक्का एवं गन्ना C4 पौधों के उदाहरण हैं। C4 पौधों के उदाहरण कौन कौन से हैं? मक्का और गन्ना।
चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू ये C3 पौधों के उदाहरण हैं, इनको भी याद रखिएगा। वर्तमान में मक्का का उपयोग जैव ईंधन के रूप में भी होता है। जैव ईंधन बायोडीजल के रूप में किसका उपयोग होता है? मक्का का उपयोग होता है। ठीक है, किसका? मक्का का। चलिए नेक्स्ट, अब देख लीजिए नकदी फसलें। हमने खाद्य फसलें हम देख चुके हैं, अब हमको देखना है नकदी फसलें। कौन सी फसलें? नकदी फसलें। नकदी फसलें कैश क्रॉप के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ऑयल, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? नकदी फसलों के। नकदी मतलब वाणिज्यिक फसलें जिनसे हम थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। इनमें लोहा है, चूना है, कैल्शियम है, पोटास है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कमी होती है। किसमें? किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में क्या क्या मिलता है आपको? लोहा भरपूर मिलेगा, चूना भी मिलेगा, कैल्शियम भी है, पोटाश भी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। लेकिन इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो, और फॉस्फोरस, इन दोनों की कमी होती है। और ह्यूमस भी कम ही पाई जाती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है। कहाँ का? भारत का देशज पौधा है कपास। जूट भारत में कपास के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर कपास के बाद कौन सा आता है? जूट आता है। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक जूट पैदा किया जाता है। चीनी उत्पादक प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। क्या? सीरा एक उपोत्पाद है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। यह कहां से होता है? खोई से उपयोग किया जाता है, गन्ने की खोई से। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं अपितु चुकंदर से भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल खुली थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? 1903 में सर भारत की पहली चीनी मिल खुली थी और वो भी यूपी में देवरिया जिले के प्रतापपुर में खोली गई थी। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है। याद रखिएगा, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? कोयम्बटूर केरल में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में इसको लगाया गया था। बात कर रहा था कि 1 अप्रैल, नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें देख लीजिए। अब नकदी फसलें देख ली, खाद्य फसलें देख ली, अब तिलहनी फसलें देखिए। तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली। तिलहनी उन्हें बोलते हैं जिनसे तिल निकलता है, तेल निकलता है। ठीक है, मूंगफली की फसल जिप्सम की आवश्यकता अधिक होती है। तो मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? गुजरात में उगाई जाती है। और मूंगफली की फसल में जिप्सम की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। किसकी? जिप्सम सबसे ज्यादा मिलता है। मूंगफली मृदा मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। कौन सी? लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील में मानी जाती है। कहां पर? ब्राजील में मूंगफली की उत्पत्ति मानी जाती है। तिलहनी फसलों में इसका सबसे प्रमुख स्थान है। किसका? मूंगफली का। नेक्स्ट देखिए, पैगिंग। क्या करा? पैगिंग। पैगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पैगिंग याद रखिएगा, मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रोसेस जो है उसको पैगिंग बोलते हैं। कर्नाटक सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है। याद रखिएगा, कर्नाटक जो है वो सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है। मूंगा रेशम जो मिलता है वो असम राज्य में सबसे अधिक पैदा कौन सा होता है? मूंगा रेशम होता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक भी है। कौन? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक भी है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपने 3-4 बोर्ड आप देख चुके हैं, जैसे कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? कोयम्बटूर में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहां पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद आपने करनाल में एक चीज पढ़ी थी, मुझे बताइए क्या पढ़ा था हमने? करनाल में क्या कुछ अवस्थित था, उसे आप मुझे बताओगे। रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत ही है। 3-4 मार्क स्टार करना। 5 प्रकार हैं, 5 वैरायटीज हैं और सबसे ज्यादा जो पांचों की पांचों भारत में उगाई जाती हैं। प्रमुख दलहनी फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। कौन सी फसल? अरहर। भारत में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। अरहर की फसल में मुख्य रूप से उक्टा रोग लगता है। तो उक्टा रोग कौन सी फसल का है? उक्टा रोग है बच्चों, उक्टा रोग आपका अरहर की फसल का है। यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। कौन सा कवक? फ्यूजेरियम नामक। ठीक है। चना जो है वो रबी ऋतु में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने की खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। चने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग हैं जैसे कि दीमक है, कटवर्म है, फली छेदक है, झुलसा रोग है। उक्टा रोग भी यहीं पर लगता है। किसमें? चने में। उक्टा रोग अरहर में भी लगता है और चने में भी लगता है। ठीक है। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है।
मटर जो है आपका एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। अपर्णा याद रखिएगा, अपर्णा किसकी प्रजाति है? मटर की प्रजाति है। आपने गेहूं की प्रजाति पढ़ी थी, टिटरी केल था उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मटर की फसल में मुख्यतः 3 तरह के कीट लगते हैं। कौन कौन से? तने की मक्खी लगती है, फली बेधक कीट यानी कि पोर्ट बोरर पेस्ट, ये आपका एग्जाम में पूछा था, पोर्ट बोरर पेस्ट कहाँ किस में लगता है, और माहू कीट किस में लगता है। तो याद रखिएगा मटर की फसल में 3 तरह के कीट लगते हैं, तने की मक्खी लगती है, फली बेधक कीट भी लगते हैं और माहू कीट आदि भी लगते हैं इसमें। उसके बाद बागान फसलें देखिए मेरे साथ, कौन सी फसलें देखेंगे अब? बागान फसलें। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में। इससे पहले, उससे तो नहीं भूल जाओगे सर? मैं तो भूल जाऊंगा। किसको? अरे उसको नहीं भूलना है, पीछे जो पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है बताइए अभी? एक तो गन्ना प्रजनन केंद्र पढ़ा था, और इससे भी पीछे अभी हमने क्या पढ़ा है बताइए? क्या पढ़ा है? केंद्रीय रेशम बोर्ड। और केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर पढ़ा है हमने? कर्नाटक में पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? तो कर्नाटक में। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। और राष्ट्रीय बागवानी क्षेत्र है आपका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है? मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है राष्ट्रीय बागवानी का। उसके बाद भारत में बागानी कृषि यानी कि प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि चाय हो गई, कहवा हो गई, रबर होगी, नारियल हो गया, ये सारी आती हैं बागानी फसलों में। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। कॉफी की दो प्रमुख फसलें हैं, कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। भारत सरकार ने वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया था। तो याद रखिएगा कॉफी बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1942 की धारा के अनुसार हुआ था, धारा 7 के अनुसार। कॉफी का मूल स्थान कहाँ पर है? अबिसीनिया में है। अबिसीनिया कॉफी का मूल स्थान है। अरेबिका कॉफी की उच्च कोटि की एक किस्म है। अरेबिका जो कॉफी है जो भारत में उगती है, कॉफी की एक उच्च कोटि की किस्म है। चाय के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। चाय के लिए जो उपयुक्त होती है वो आर्द्र जलवायु होती है। भारत विश्व में चाय का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला है चीन है, दूसरा है भारत। तो विश्व में चाय का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। सबसे जो रबर होती है वो भारत में केरल में होती है। आम भारत का प्रमुख फल है जो फलों के राजा के नाम से भी विख्यात है। यह विटामिन ए, सी, कैल्शियस, ए इसमें सी मिलता है, कैल्शियम मिलता है और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आम की बीज रहित सीडलेस प्रजाति सिंधु है। तो भूलोगे तो नहीं, सिंधु किसकी प्रजाति है? वो आम की प्रजाति है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। याद रखिएगा विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सीडलेस आम की सिंधु है। आम की आम्रपाली किस्म एक और है आम्रपाली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। तो दशहरी और नीलम आम से बनी कौन सी है आपकी? आम्रपाली। ठीक है, नीलम किसकी किस्म है? आम की किस्म है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना। आलू की कुफरी चिप्सोना है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। किसको? केसर को। ठीक है, उसके बाद आपका हरित क्रांति कौन सी? ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके जनक हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को। अमेरिका के आयोवा प्रांत में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दुगना हो गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक जो बोला जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों सर्वाधिक लाभ किसको मिला? गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मुख्य क्रांतियां और देख लेते हैं हम, जैसे कि सुनहरी क्रांति, गोल्डन क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन है आपकी फल और सब्जी उत्पादन से यानी कि उद्यान कृषि से। ब्लैक क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन है आपकी पेट्रोलियम से। गोल क्रांति है आपकी आलू से। पीली क्रांति है आपकी तिलहन से। लाल क्रांति है आपके मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति है आपकी प्याज से। नीली क्रांति आपकी मत्स्य या मछली पालन से हो गया। उसके बाद हरित क्रांति है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका दूध उत्पादन से। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कृषि विशेष, यूपी कृषि। कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान
प्रथम है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कौन सी है सर? कुल खाद्यान्न की बात करें तो यूपी पहले स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। कहां पर अफीम जो मिलेगी उत्तर प्रदेश में? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कौन सा? आंवला सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। कौन सा? पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। FAO स्टेट फाओ स्टैट के अनुसार संसार में भैंसों के संदर्भ में भारत का पहला स्थान है। कहां पर? भैंसों के संदर्भ में भारत का पहला स्थान है। पशुओं तथा बकरियों में दूसरा तथा भेड़ों और संदर्भ में तीसरा स्थान है। अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी बकरी? अंगोरा बकरी। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जमुनापारी भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की एक नस्ल है। तो जमुनापारी किसकी नस्ल है पूछ लेगा? तो बकरी की नस्ल है। ठीक है, किसकी? बकरी की। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसके साथ में आप भूल गए होंगे हरित क्रांति का, भूल जाना उसे, कोई बात नहीं बच्चा, कुछ नहीं भूलना है। ठीक है ना, कुछ नहीं भूलना है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में। तो करनाल में एक और है आपका हरियाणा करनाल में। कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहां पर है ये? करनाल में है। आपका सैलाइन सेंटर भी है आपका, मैंने पढ़ा था आपका सैलाइन सेंटर कहां पर पढ़ा था? वो भी हमने करनाल में ही पढ़ा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। यूपी का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अभी फिर राजस्थान का आ गया है। कौन सा? अभी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। ठीक है। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी। तो प्रथम दुग्ध संघ था कौन सा? लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पहला दुग्ध संघ था। तो इसकी 1938 में हुई थी स्थापना लखनऊ में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन NHM एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2005-06 से दौरान में प्रारंभ हुई थी। बात कर लेते हैं कृषि विपणन की। किसकी? कृषि विपणन, मार्केटिंग की। सेवाओं की एक श्रृंखला है जिसमें कृषि उत्पाद अपने प्रारंभिक बिंदु यानी कि खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचता है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन कार्यों को समाहित किया जाता है उसमें फसल कटाई हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, पैकिंग हो गया, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण, विज्ञापन, प्रक्रिया, विक्रिया, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। इसकी स्थापना की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1958। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। उसके बाद सहकारी विपणन समितियां 3 स्तर पर कार्य संचालन करती हैं। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सहकारी और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां। 1965 में FAO यानी कि APC कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में नाम बदला गया। ठीक है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। रिसर्च की बात करें तो एग्रीकल्चर से संबंधित नई दिल्ली में होता है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 1985 में हुआ था। उसके बाद व्यापक फसल बीमा योजना के साथ व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी? 1999 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई 1992 में। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? जन्मस्थली क्या है इसकी? पंतनगर है। ठीक है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो उससे संबंधित थे जैसे कि इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम। उसके बाद हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैक्रोनी गेहूं की फसल है, गेहूं की कृषि है, याद रखिएगा। असिंचित परिस्थितियों के लिए बहुत ये मतलब असिंचित परिस्थितियों में भी उग सकती है। मैक्रोनी किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है।
उसके बाद टिटरिकेल सुना था हमने, टिटरिकेल 2 बीज बने हैं, गेहूं और राई से बना है। उसके बाद भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कपास की रेशें प्राप्त होती हैं हमें, बीज से मिलती हैं कपास की रेशें। भारत का शक्कर का प्याला बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, शक्कर का कटोरा या फिर शक्कर का प्याला बोलते हैं यूपी को। ग्रीन गोल्ड क्या है? तो ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है, चाय की किस्म है क्या? ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड एक चाय है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है वो है दलहनी फसलें हैं। प्रमुख रेशम की किस्म और राज्य, जैसे कि इरी रेशम, 5 प्रकार की रेशम भारत में होती है, एकमात्र देश है जिसमें 5 प्रकार की रेशम का प्रोडक्शन होता है। एक होगी इरी रेशम जो असम में होती है, इरी और मूंगा दोनों असम में पाई जाती हैं। सहतूत रेशम आपकी कर्नाटक में होती है और रेशम बोर्ड कहाँ पर है हमारा? कर्नाटक में है। टसर रेशम होती है झारखंड में, याद रखिएगा कौन सी? झारखंड में। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवीय चमत्कार याद रखिएगा, ये अरहर की प्रजाति है, कौन सी? मालवीय चमत्कार। उकटा रोग सुना था आपने, अरहर में लगता है, याद रखिएगा। ललित एक उन्नत किस्म है, किसकी? ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? अमरूद की। किसकी? अमरूद की। नियोत हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। अल्फांसो किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सी है? भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की फसल है जया। जया किसकी किस्म है? धान की है, वो भी बोनी। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर के जन्म स्थान कहाँ पर है? अरहर जन्म स्थान भारत में है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, कर्नाटका में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर? 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बार्लो को आप जानते ही हैं, कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, यानी कि एसिडिक भूमि होनी चाहिए। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना, जब मक्का की जो पत्तियां हैं वो शीर्ष से सफ़ेद हो जाती हैं तो जिंक की कमी को दर्शाती हैं, यानी कि उसमें जिंक की कमी है। चावल के कटोरे को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा जो क्षेत्र भारत में बोला जाता है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र बोला जाता है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत जो उगाए जाने वाले प्रमुख सस्य कौन से हैं? तो प्रमुख सस्य बागानी के अंतर्गत चाय है, रबड़ है, नारियल है, कहवा है, आप देख चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो झूमिंग कृषि हम देख चुके हैं, जंगल काटकर खेती के लिए सूखा छोड़ देना, उसको बोलते हैं हम झूम कृषि। उसके बाद लौंग प्राप्त होती है, तो पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, मार्केटिंग संस्थान कहाँ पर है आपका? जयपुर में है। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर में। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये आपका धान, फिर मक्का, फिर गेहूं। धान, मक्का और गेहूं ये आपका एक आदर्श फसल चक्र है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किसको कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड क्या है बताइए? सरसों की प्रजाति है भैया, पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। अपर्णा किसकी है? मटर की पत्ता विहीन प्रजाति अपर्णा है। पूसा बोल्ड किसकी है? सरसों की है। उसके बाद बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो ये धान की है, तो बारानी द्वीप धान की है। एक जया भी धान की है, जया हमने क्या पढ़ी थी? जया बौनी किस्म की धान है। उसके बाद एक बारानी द्वीप भी हो गया। उसके बाद बहार भी हो गया, बहार अरहर की फसल है। किसकी? अरहर की। हमने अरहर की पहले भी देखी है 1-2, तो अरहर की कौन सी है? बहार। सही सुमेलन देखिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान क्या पढ़ा था हमने? करनाल में पढ़ी थी, तो मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में पढ़ा था। कभी कभी आपसे इसकी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही देगा, CSSRI, याद रखिएगा। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान तिरुवनंतपुरम संस्थान है ये आपकी, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? IRRI मनीला में। कहाँ पर? मनीला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है, पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद मही सुगंधा धान की किस्म है। बहार भी धान की किस्म सुनी थी हमने, और जया भी धान की किस्म पढ़ी थी। तो मही, बहार और सुगंधा और आपका जया। उसके बाद राज 3077, राज 3077 प्रजाति है गेहूं की, टेट्रिकल भी गेहूं की। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है।
केंद्रीय औषधि एवं सौगंध पौध संस्थान स्थित है? केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पर? औषधीय पौध संस्थान है आपका लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में। उसके बाद देखिए ये साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। तो ओरोबैंकी याद रखिएगा, एक खरपतवार है, यानी कि एक बेकार की घास है जो फसल के साथ उग जाती हैं। वो कहाँ पर? वो तंबाकू के खेत में मिलता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो मिलता है वो सोयाबीन के दाने में मिलता है, याद रखना। ओके। उसके बाद आपका पूछ रहा है प्रमुख अनुसंधान संस्थान व उनके केंद्र। आपसे यही पूछा था, आपसे बिल्कुल यही पूछा था एग्जाम में, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही दी थी। देखो इतना एक हार्ड पूछता है आर वालों, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही दी थी, पूरा नहीं दिया था और पूछा लगाओ इन्हें, तो मतलब विरले ही क्वेश्चन सही होगा, गलत ही हो जाएगा मोस्टली। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में है। उसके बाद गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, IISR। उसके बाद बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। तो बागवानी से बेंगलुरु याद रखिएगा, गन्ना से लखनऊ याद रखिएगा, उसके बाद दलहन से कानपुर याद रखिएगा और सब्जी से वाराणसी ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? JB पंत। उसके बाद आपका वैश्विक कृषिगत उत्पाद में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? वैश्विक कृषिगत उत्पादन में शीर्ष देश देखेंगे। चलिए खनिज देख लीजिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज सैलयुक्त धारवाड़ तंत्र है। कौन सा तंत्र है? सबसे ज्यादा जो खनिज सैलयुक्त है वो धारवाड़ सिस्टम है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान, क्या कह रहा है बच्चों? राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादक शीर्ष राज्य है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? जस्ता मिलेगा और सीसा मिलेगा। क्या मिलेगा? जस्ता और सीसा राजस्थान में मिलेगा। प्रकृति में तांबा अयस्क अधिकतर आग्नेय और कायांतरित शैलों से जो परतें होती हैं उनसे मिलता है। तांबा कहाँ से मिलता है? आग्नेय जो चट्टानें होती हैं और कायांतरित चट्टानों की शैलों से मिलता है। यह बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है तांबा। भारत में तांबे के 3 महत्वपूर्ण जिले कहाँ का? राजस्थान में झुंझुनू, उसके बाद बालाघाट मध्य प्रदेश और पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद मलाजगंज, मलाजगंज बालाघाट एरिया है, मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है मलाजगंज। उसके बाद बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क। उसके बाद मकराना से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। कौन से? मकराना से। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना एरिया और आपका तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र कोयला उच्च श्रेणी का प्राप्त होता है। कहाँ से? गोंडवाना एरिया से। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे अधिक जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे कठोर, चमकीला, सबसे अच्छा रूप होता है। 90 से 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से होती है। सिंगरौली सोनभद्र का जो एरिया है यूपी में वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कोयले की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। नून माटी तेल शोधन कारखाना आपका असम में है। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम में है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा, बच्चों झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। किसका? अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कहाँ पर? कोडरमा, अभ्रक। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या? माइका सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कोडरमा को बोला जाता है। जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध झारखंड में। उसके बाद संगमरमर कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। नामचिक नामफुक, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है ये एरिया। उसके बाद बिश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिश्रामपुर क्षेत्र, कौन सा? बिश्रामपुर क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। कहाँ से? पिच ब्लेंड से, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए विद्युत ऊर्जा से जो क्वेश्चन आए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो केरल नदी के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। उसके बाद एनटीपीसी के फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। एनटीपीसी के फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में।
लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट कोयला आपको केवल कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा, और यहीं पर लिग्नाइट पर आधारित है ये नैवली ताप विद्युत संयंत्र केंद्र। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अवस्थित है। कौन सा? रामागुंडम। कौन सा? रामागुंडम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाले महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है। क्या है बच्चों? यूरेनियम है। थोरियम दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है। सबसे ज्यादा जो भारत में मिलता है वो थोरियम ही मिलता है। थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मानुगुरु गुरुजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में तेलंगाना के खम्मम जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो थाल को याद रखिएगा। थाल गुरुजल यह है महाराष्ट्र में, और मानुगुरु जल है आपका मानुगुरु गुरुजल आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में स्थित कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर एक दाबित जल रिएक्टर है। दाबित जल रिएक्टर कौन सा है? कुंडनकुलम जल रिएक्टर। ठीक है, पहला। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। कहां पर हुई थी बच्चों? सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में लगाया गया था। तो शिव समुद्र कहां पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। 1902 में लगाया था, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर? कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम एक प्रोजेक्ट भी है, उसी को बोलते हैं, कावेरी नदी पर है वो। उसके बाद दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में है। मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहां पर है? कुल्लू जिले में, और इसके लिए विशेष क्या है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उद्योगों की। किसकी बच्चों? उद्योगों की। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह कोटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह जो है वो कोटा में स्थित है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात निगम कंपनी है। पहली प्रमुख इस्पात निगम प्रमुख इस्पात कंपनी जो है वो टिस्को है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। किसकी? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रम से जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। तो यहाँ से मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? जो आपका राउरकेला संयंत्र है उसमें था जर्मनी का हाथ था। उसके बाद भिलाई जो है उसमें रूस का हाथ था। उसके बाद दुर्गापुर जो है उसमें ब्रिटेन का सहयोग से की गई थी। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हिंडाल्को बना था 1958 में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नैल्को की स्थापना 1981 इसकी हुई थी। 1981 में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमन जोड़ी में की गई है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो हिंडाल्को 1958, नाल्को 1981। ये किसके बाद है? आज़ादी के बाद है ये। ठीक है, नाल्को उड़ीसा में है, कोरापुट में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो की गई थी वो काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र KSEZ में प्रथम जो बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था काकीनाडा एरिया में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी में स्थित है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स है कहाँ पर है? BLW वाराणसी में स्थित है। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी। नेक्स्ट देखिए, चुनार मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चुनार जो है आपका, जो मिर्जापुर बोलते हैं, वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, चुर्क सोनभद्र में है और डाला सोनभद्र में है। तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि खाद्यवाद जो होता है आपका, वो 1961 में निगमित हुआ और 1987 में इसका पुनर्गठन होता है। इसकी 4 उर्वरक इकाइयां हैं, जैसे कि सिंदरी झारखंड में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछ लेगा कि यूपी में कहां पर है? तो यूपी में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, तलचर उड़ीसा में है और रामगुंडम तेलंगाना में। तो चारों इकाइयों को याद रखिएगा सीमेंट वाली को, सिंदरी, गोरखपुर, तलचर और रामागुंडम। सिंदरी, गोरखपुर, तलचर और रामागुंडम। सॉरी सीमेंट वाली नहीं, फर्टिलाइजर वाली। प्रमुख उद्योग और इनका स्थान देख लीजिए। कागज के लिए प्रसिद्ध है टीटागढ़, ओके। सीमेंट के लिए लखेरी, लोहार इस्पात के लिए भिलाई, उसके बाद खनिज और तेल शोधन के लिए अंबाला मुकुल, एल्यूमिनियम के लिए JK नगर रेणुकूट, तांबा के लिए मलाजखंड, उसके बाद जस्ता के लिए टुड्डू, जूट के लिए भाटपाड़ा,
वो सूती वस्त्र के लिए आपका विरुद्धनगर, कौन सा, विरुद्धनगर। रेशम के लिए चन्नापटना, कार्यपट कालीन के लिए भदोही, सीमेंट के लिए कैमोर मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर, कैमोर मध्य प्रदेश में। पेट्रो रसायन के लिए हल्दिया पश्चिम बंगाल में। लकड़ी के कास्ट के लिए वाराणसी में, कहाँ पर, लकड़ी के कास्ट के लिए वाराणसी है। और खिलौने, लकड़ी के खिलौने के लिए है वाराणसी, जबकि सहारनपुर है किसके लिए, लकड़ी के जो आपके शिल्प होते हैं, लकड़ी के शिल्प के लिए सहारनपुर है। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी है। खेल का सामान मेरठ है। दिया सलाई यानी कि आप क्या बोलते हैं आपको उसको, दिया सलाई के लिए आपका माचिस के लिए बरेली है। एंटीबायोटिक के लिए ऋषिकेश है। ताले जो मिलते हैं आपके अलीगढ़ में मिलते हैं। रबड़ आपकी जो मिलती है मोदीनगर में मिलती है। पॉलीफाइबर आपका बाराबंकी प्रसिद्ध है पॉलीफाइबर के लिए। और विस्फोट के लिए आपका जो आपके गोला बारूद बम पटाखे के लिए कानपुर विख्यात है। ओके, चलिए आप देखिए नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, स्टील SAIL की स्थापना हुई थी 1973 में, निगमित हुई। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है राजस्थान में अवस्थित है। नीमराणा क्षेत्र कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। फुटलूज इंडस्ट्रीज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। फुटलूज इंडस्ट्रीज बोलते हैं जो मतलब आसपास ही जिनके बाजार वगैरह होते हैं। उसके बाद प्रमुख कागज उद्योग स्थल व संबंधित प्रदेश, कागज उद्योग और प्रदेश। देखिए अमलाई है, कागज उद्योग है, ये मध्य प्रदेश में है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में। ये पूछे गए हैं सारे के सारे, याद रखिएगा कौन कौन से, सारे के सारे पूछे गए हैं। अमलाई मध्य प्रदेश में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद ब्रजराजनगर उड़ीसा में है। राजामुंद्री आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सही सुमेल करना है फिर एक बार। केंद्र और उद्योग, जैसे कि रामागुंडम वर्तमान जो तमिलनाडु तेलंगाना में उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में, ये लोकोमोटिव वर्कर्स के लिए उपलब्ध, लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है, एल्यूमिनियम उद्योग है यहाँ पर। पिपरी उत्तर प्रदेश में है, ये जल विद्युत के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वालों को मत भूलना, पिपरी वगैरह ये जल विद्युत के लिए है। आप देख लीजिए जनगणना वगैरह। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि 1971 से 81 के दौरान रही। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 1971 से 1981 के दौरान रही। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है, कानपुर में अवस्थित है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी कहा जाता है। किसको, कानपुर को। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है, कानपुर में है। कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 में हुई थी। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछा गया था कि डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। अब भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखें भैया जी, चलिए भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र फटाफट देखें मेरे साथ। आपकी ये मैराथन चलने वाली है, 2 घंटे के आसपास होगी और आपका फिनिश एकदम, जो संपूर्ण भूगोल है आपका खत्म। केंद्रीय औद्योगिक औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि यानी कि दवाई वगैरह से बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में हमको दवाई मिलती है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, इसको मत भूलना। ICRISAT ICRISAT का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी कि खान, इसका मुख्यालय है आपका नागपुर में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। राष्ट्रीय एटलस संगठन स्थापना 1956 में हुई थी, किसकी, नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी पूछा था। 1978 में इसका नाम राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कर दिया गया। जो आपके मैप वगैरह होते हैं, इसकी स्थापना तो 1960 में हुई थी, लेकिन नाम 1978 में बदल दिया गया इसका। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर इसका, सॉल्ट लेक विधाननगर कोलकाता में। सॉल्ट लेक विधाननगर कोलकाता में एटलस इंस्टीट्यूट है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में है, यूपी में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। तो कहाँ पर है ये, कानपुर में, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। ठीक है, परिवहन और पत्तन देख लीजिए, परिवहन और पत्तन। भारत में 63.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। नेशनल जो हाईवेज हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यूपी में आते हैं, यूपी दूसरे नंबर पर है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऐसे जो है ये ऐसे।
ठीक है, एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, यूपी का एग्जाम है तो झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को काटते हैं ये। NH44 नेशनल हाईवे 44 NH श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3770.64 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट पोरबंदर से सिलचर तक है ये, कहाँ से, पोरबंदर से सिलचर तक। तो आपसे यही पूछ लेगा, नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे 27 बोलते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ऐसी लंबाई कितनी है, 3770, और पोरबंदर से सिलचर तक 4112, तो ऐसे ज़्यादा लंबाई है इसकी, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे 48 दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई इतनी है। नेशनल हाईवे 16 ये है 1621.62 किलोमीटर कोलकाता से चेन्नई, ये पूछे गए हैं। नेशनल हाईवे 19 है आपका आगरा से कोलकाता 1269 किलोमीटर। उसके बाद नेशनल हाईवे 327B ये मैचीपुल पश्चिम बंगाल से भारत नेपाल सीमा तक 1.20 किलोमीटर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, इसे पूछ लेगा नेशनल हाईवे 327B। ओके, नेक्स्ट है कि भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होती है। क्या, कोंकण जो रेलवे है वो महाराष्ट्र से रोहा स्टेशन से तो प्रारंभ होती है महाराष्ट्र से, और गोवा के मडगांव से गुजरती है और कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और माथेरन हिल रेलवे चारों आते हैं। कौन से, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो आपसे पूछ लेगा कि माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो दार्जिलिंग भी आता है, नीलगिरी भी आता है, कालका शिमला और माथेरन भी आता है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में, कब बच्चों, यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है रेलवे जोन और इनका मुख्यालय, पूछ लेता है कई बार जोन और इनका मुख्यालय। जैसे कि सेंट्रल रेलवे है मुंबई महाराष्ट्र, सेंट्रल ध्यान रखना मुंबई महाराष्ट्र में है। पूर्वी आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पूर्व और मध्य जो है आपका हाजीपुर बिहार में है। पूर्वी तटीय आपका भुवनेश्वर में है। तो तीनों को याद रखिएगा, पूर्वी आपका कोलकाता, पूर्वी मध्य आपका हाजीपुर और पूर्वी तटीय आपका भुवनेश्वर, ठीक है। उसके बाद उत्तर रेलवे आपका नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य आपका प्रयागराज इलाहाबाद में है, तो ये खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर रेलवे आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पूर्वोत्तर है आपका गोरखपुर यूपी में, तो प्रयागराज में उत्तर मध्य और गोरखपुर में उत्तर पूर्वी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये मालीगांव गुवाहाटी असम में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी असम में है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य आपका सिकंदराबाद तेलंगाना में है। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका गार्डन रीच कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे है आपका हुबली कर्नाटक में है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिमी रेलवे आपका चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण तटीय रेलवे आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 111 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के देख लीजिए मेरे साथ। अब राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं भारत में, 111 हैं। पहला देखिए इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया तक ये है। 1986 में इसे जलमार्ग घोषित किया गया। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का पहला एवं सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा जो है वो सदिया से धुबरी तक है। 1988 में ये बना था और कुल लंबाई है 891 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो तीसरा है वो यह वर्ष 1993 में देश के भीतर राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित हुआ। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर। उसके बाद उद्योग मंडल नहर कोच्चि से पथलाम तक ब्रिज तक 23 किलोमीटर और उसके बाद चंपकारा नहर कोच्चि से अंबाला मुगल तक 14 किलोमीटर। टोटल मिलाकर 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा जो है देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई है 1078 किलोमीटर। 2008 में ये बना था, तो 1078 किलोमीटर कौन सा है, ये 2008 में जो बना था दूसरा सबसे लंबा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग जो पांचवा है इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। 2008 में यह राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अब देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था
1985 के अधिनियम के तहत 1986 को इस प्राधिकरण का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। पटना में नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? पटना में, बिहार, पटना में। नेक्स्ट कह रहा है कि कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो कोचीन जो शिपयार्ड है वो सबसे बड़ा है। 1972 में इसे भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। कौन सा? सबसे गहरा जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम है। उसके बाद मुर्मगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। ये एक निर्यात प्रधान पत्तन है। तो कौन सा? मर्मागांव बोलते हैं, कहीं पर आपको मुर्मुगांव मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। ये गोवा में है और ये निर्यात प्रधान पत्तन है, जुआरी नदी पर है। ठीक है। मुर्मुगांव देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात करता है। चेन्नई भारत का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला कौन सा है? मुंबई है और चेन्नई दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। कौन सा? चेन्नई। तो नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है। एक खुला महासागरीय बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम एवं कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन भी कृत्रिम है और चेन्नई भी कृत्रिम है। ठीक है। उसके बाद काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। कौन सा? काकीनाडा। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स हैं। कहाँ पर हैं? जैसे कि दाहेज गुजरात में है, हजीरा गुजरात में, कोच्चि केरल, दाभोल महाराष्ट्र और एन्नौर तमिलनाडु। ध्यान रखना, 5 तरल प्राकृतिक गैस नेचुरल टर्मिनल दाहेज गुजरात में, हजीरा गुजरात में, कोच्चि केरल में, दाभोल महाराष्ट्र में और एन्नौर तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जो निम्न हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नंबर 1, उसका दूसरा पारादीप है। विशाखापट्टनम, चेन्नई, VO चिदम्बरम जिसे तूतीकोरिन बोलते हैं, कोचीन, न्यू मंगलोर, मुर्मुगांव, उसके बाद आपका मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि नाहवा सेवा बोलते हैं इसको, कामराजार, एन्नौर बोलते हैं और दीनदयाल कांडला बोलते हैं। तो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में। 12 के 12 याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है यानी कि शिप रिसाइकलिंग यार्ड वो अलंग में गुजरात में है। कहाँ पर? अलंग, गुजरात नगर के भावनगर जिले में। ठीक है सर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को ये जोड़ती है। अब देख लीजिए, विविध सब कुछ पढ़ लिया, जो बच रहा इसमें आ जाएगा। ठीक है। सिटी ऑफ ब्रॉस के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मुरादाबाद, सिटी और ब्रॉस। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांजीवरम सिल्क साड़ियां बनती हैं। कहाँ पर? कांजीवरम की सिल्क साड़ियां तमिलनाडु में बनती हैं। इसलिए कांचीपुरम जो है इसको गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा, वाराणसी ऑफ द साउथ कौन है? कांचीपुरम। भारत में वर्ष 1850 में सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है। तो यहां पर आपके ये पूरा हो जाता है बच्चों, फिनिश। थैंक यू। आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, आपने पूरी क्लास देखी। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करना हो, बहुत तेजी से रिवीजन करना हो, एग्जाम पास आ रहा है तो उसको बार बार करना, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना, रिपीट होती हैं चीज़ें। तो इस अगली वीडियो जो आपको आसानी से पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी साथी आपकी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जितने भी जीएस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर करें, अगली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियो के बने रहने के लिए एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।